हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद। कक्षा 12 गणित के अंतर्गत हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की। देखो, ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर हो जाता है और बहुत ही सिंपल। अगर आप सही से समझते हैं, अच्छी तरीके से डायग्राम और फिगर को देखते हैं तो चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं इस चैप्टर के लिए। यहाँ पर मैंने कुल मिलाकर 42 क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें से मैंने 5 क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए। अब आप कहेंगे सर सिर्फ 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी के 37 क्वेश्चन का क्या? तो बाकी के 37 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चन के सिमिलर आए हुए हैं। तो एनसीईआरटी के सवाल तो आप लगा चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शुरुआत के ये 5 क्वेश्चन आपको लगाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो 37 क्वेश्चन दिए हैं उनको आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरीके से वो जो 37 सवाल हैं एनसीईआरटी के वो आपके मैंने करवाए। क्योंकि मैं एनसीईआरटी के वीडियो तो पहले ही दे चुका हूं, तो इसमें कोई परेशानी की कोई बात नहीं है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज के अंतर्गत एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स समाकलन के अनुप्रयोग में यहाँ हम 42 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिस इसको करने के बाद आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इन 42 क्वेश्चंस में से मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं जो कि नॉन एनसीईआरटी के सवाल थे। इसमें एक लॉग वाला सवाल है, बहुत बढ़िया। ये पांचों के पांचों सवाल बेहतरीन वाले हैं। तो ये 5 सवाल हैं जिनको आपको लगा लेने। इसके अलावा 37 ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सिमिलर दिए हुए हैं, तो इनका आपको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना है। तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए शुरू करते हैं। समाकलनों के अनुप्रयोग को देखते हैं, ठीक है, और इसके महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है। सो पहला सवाल आपसे कह रहा है कि y बराबर अंडर रूट एक्स तथा y बराबर एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और ये आपको 2020 सेट में दिया गया है वाई एक्स में, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल चीज़ है, देखो यहाँ पर आप अंडर रूट देख रहे हैं, तो ये अंडर रूट इस तरफ आएगा तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब जब ये वाई स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक परवलय बन जाएगा जो एक्स एक्स की धन दिशा में ओपन होता है। और y बराबर एक्स क्या है? एक रेखा है। y बराबर एक एक्स एक ऐसी रेखा होती है जो मूल बिंदु से 45 डिग्री के कोण पर खींची जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए सवाल को देखते ही। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया भाई कि वक्र y बराबर अंडर रूट एक्स यानी कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स एक परवलय है और रेखा y बराबर एक्स से। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनाने वाले हैं। और मैंने आपको बता रखा है कि समाकलनों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में फिगर का जो डायग्राम बनता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर वो आपने अच्छे से बना लिया तो बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स था, वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्या था? एक परवलय था, तो हमने एक परवलय ले लिया इस तरीके से। और रेखा वाई बराबर एक्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि मूल बिंदु से जाने वाली 45 डिग्री के एंगल पर बनने वाली रेखा होगी, इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब इससे घिरे क्षेत्रफल को आपको बताना है, तो सिंपली हम जो क्षेत्रफल दिखाने वाले हैं कौन सा हो जाएगा भाई? ये क्षेत्रफल हम लोग दिखा रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल दिखाने के लिए आपको सिंपली क्या चाहिए? इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए कि नहीं, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए हमको सबसे पहली बात। तो ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट, तो ये तो हमारा मूल बिंदु है, तो ये तो 0 0 हो जाएगा सिंपली। इसको हमने ले लिया 0 0, ठीक है। और यहाँ से हम एक हल्के से लम्ब हमने यहाँ पर डाल दिया इस तरीके से, है ना। और ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाते हैं। अब ऊपर क्या है? ऊपर परवलय है और नीचे रेखा है, तो परवलय के वाई में से रेखा का वाई घटा देंगे, सिंपल बात, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि चैप्टर नंबर 8 आप पढ़ रखे हैं अच्छे से। अभी तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, ठीक है। सो पहले इन दोनों चीज़ों को सॉल्व करते हैं। वाई स्क्वायर बराबर एक्स और वाई बराबर एक्स, इनको सॉल्व करके हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं। तो सिंपली कुछ नहीं करना, वाई की वैल्यू एक्स है, यहाँ पर हम उठा के रख देंगे, है ना। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, एक्स को यहाँ ट्रांसफर कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो x को 1 निकाला तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 0 और 1, ठीक है, 0 और 1 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब देखो अगर x बराबर 0 और 1 है तो y बराबर x के हिसाब से, इसीलिए y बराबर 0 और 1, ठीक है। तो इसीलिए रेखा और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु,
ठीक है, के प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या क्या आ रहे हैं, 0 0 और 1 1। तो हमने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, जैसे 0 0 आपको दिख ही रहा है, मूल बिंदु मैंने आपको बता दिया था, और यहाँ पर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया हमारे पास 1 and 1, ठीक है। तो हमको लिमिट मिल गई। लिमिट क्या हो गई, अगर हम बात करें x बराबर 0 और x बराबर यहाँ पर क्या हो रही है भाई, x यहाँ पर हो रही लिमिट 1, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बिंदु हो जाएगा 1 0 के लिए, क्लियर बात है। तो लिमिट जाएगी 0 से 1 के लिए, दोनों में ही, परवलय में भी और रेखा में भी। सब कुछ याद है ना, ठीक है, भूल तो नहीं गए। अगर भूल गए हो, ध्यान नहीं आ रहा है, तो एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, सो लिमिट क्या हो गई, 0 से 1 हो गई। ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाना है, यानी कि परवलय में से रेखा घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का अभीष्ट क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लेंगे 0 से 1। लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से 1, देख ली थी, स्पष्ट है। इसके बाद ऊपर था परवलय, तो परवलय का y, परवलय का y dx माइनस 0 से 1 रेखा y dx, ठीक है, ये जाना था वैल्यू। सो 0 से 1, अब परवलय का y था, y बराबर अंडर रूट एक्स, ठीक है। परवलय क्या था, y स्क्वायर बराबर x, यानी y बराबर अंडर रूट एक्स, तो यहाँ रख रहे हैं अंडर रूट एक्स dx माइनस, और रेखा थी हमारे पास x, तो x dx। तो यहाँ से अंडर रूट एक्स के लिए क्या मिलना है, x की पावर 1/2 है, और एक जोड़ देते हैं, तो 3/2 बटे 3/2। लिमिट है 0 से 1 के लिए, माइनस x है तो ये निकल के आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 के लिए। तो सिंपली यहाँ पर ले रहे हैं 2/3 और लिमिट रखी, सो 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, और माइनस का 1/2 हमने बाहर निकाला, और यहाँ 1 की पावर 2 और माइनस का 0 की पावर 2, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ से हो जाएगा 2/3, और एक में से 0 गया 1 बचेगा, माइनस का यहाँ पर भी मिलेगा हमको 1/2, एक में से 0 गया 1 बचा, गुणा करेंगे तो 1/2 मिल जाएगा। तो एलसीएम आएगा 6 का 4 - 3, तो फाइनल आंसर 1/6 वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक है। वर्ग इकाई आंसर फाइनल आ जाएगा। देखो कोई समस्या नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो आपको एनसीईआरटी वाले वीडियो एक बार देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, उससे क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। परवलय था और इसके बाद हमारे पास एक रेखा थी, ठीक है, परवलय था और रेखा थी, क्लियर बात है। तो हमको क्या देखना पड़ता है, एक्स अक्ष की लाइन पर लिमिट क्या बन रही है। तो एक्स अक्ष की लाइन पर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर x बराबर 0 था और यहाँ पर x बराबर 1 था, समझ गए बात। तो लिमिट 0 से 1 गई। ऊपर था हमारे पास परवलय, ऊपर था हमारे पास परवलय और नीचे था रेखा, तो परवलय में से रेखा हम सबट्रैक्ट करते हैं और सिंपली आंसर निकाल लेते हैं। अगला सवाल हमको दे रहा है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 2x और सरल रेखा x - y बराबर 4 द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिंपली देखो, ये हमारा y स्क्वायर बराबर 2x क्या है, ये हमको एक परवलय दिया है, और x - y बराबर 4 एक हमारे पास रेखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो x - y बराबर 4 रेखा कहाँ कहाँ से होकर जाएगी, इसको आपको एक आइडिया लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा y, एक बात समझना, ये तो हो गया हमारे पास परवलय, ठीक है। परवलय y स्क्वायर बराबर 2x एक ऐसा परवलय होगा जो x की धनात्मक दिशा में ओपन होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे कहूँ रेखा x - y बराबर 4 में अगर आपने x बराबर 0 रखा, ठीक है, रेखा अगर आपने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, y की वैल्यू -4 मिल जाएगी, और y का मान अगर 0 रखा तो x का मान 4 मिल जाएगा। बात को समझिएगा। मैं ये कौन है, अगर मैं आपसे कहूँ कि रेखा x - y बराबर 4 बिंदुओं, अब कौन से बिंदुओं से होकर गुजरेगी, ये गुजरेगी 4 0 और 0 - 4 से गुजरती है। अरे बात आपको समझ में आई, क्योंकि आपको एक रेखा ड्रॉ करनी है x - y बराबर 4, तो रेखा को ड्रॉ यानी रेखा बनाना किस तरीके से होता है कि हम एक बार x का मान 0 रखते हैं, अगर आपने x का मान 0 रखा तो y का मान -4 मिलेगा, ठीक है ना।
और y का मान 0 रखा तो x का मान 4 मिल जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये जो वाला जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा भाई 0 और -4 के लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया, पहले तो आप रेखा ड्रॉ करोगे ना, आपको थोड़ी पता कि ये वाली जो रेखा है वो इस तरीके से जाएगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बिंदु लेंगे, ठीक है। तो बिंदु हमने लिया 0 -4 और यहाँ पर हमने ले लिया 4 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं का मैं बात करूँ, देखना ये 0 -4 और 4 0 को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे तो ये हमारे पास रेखा मिल जाएगी। बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हमको क्या चाहिए भाई, अब हमको चाहिए इन दोनों परवलय और रेखा का इंटरसेक्शन पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। तो परवलय y² बराबर 2x और रेखा, अब रेखा हमारे पास x - y बराबर 4 है, तो हम लेते हैं रेखा x बराबर y + 4 से, ठीक है। y की वैल्यू हमने यहाँ ट्रांसफर कर ली क्योंकि हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु चाहिए, ठीक है। दोनों जो हैं कहाँ कहाँ काट रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, ये काट रहे हैं, एक तो यहाँ काट रहे हैं और एक यहाँ, ये 2 पॉइंट हैं आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं, ये 2 पॉइंट, ठीक है। इन 2 पॉइंटों पे काटेंगे तो इसके लिए हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। सो x की वैल्यू ली और यहाँ पर हमने रख दी, तो यहाँ से मिल जाएगा y² बराबर 2y + 4। सो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, y² - 2y माइनस का 8 बराबर 0, 4 दूनी 8 होता है, तो y² माइनस का 4y और प्लस का 2y माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से y निकाला, y माइनस का 4 + 2 निकाला, सो y माइनस का 4 बराबर 0। सो ये हो गया y - 4 एंड y + 2 बराबर 0। तो y की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, y बराबर हो गया 4 और -2, ठीक है। अच्छा y बराबर इतना आ गया, तो यहाँ से हम पहले x की वैल्यू और निकाल लेते हैं, ठीक है। x बराबर कितना था, x बराबर आप देख पा रहे हैं, x बराबर था y + 4। तो चूंकि x बराबर y + 4 से हम ले रहे हैं y की वैल्यू आई 4, तो 4 + 4 यानी x बराबर 8 हो गया, और x बराबर y की वैल्यू आई -2, तो -2 + 4 करके हमने x की वैल्यू निकाल ली 2, ठीक है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, प्रतिच्छेद बिंदु मिल गया 8 4 और 8 4 हो गया और 2 -2, ठीक है। y का मान हमने 4 रखा था, तो x की वैल्यू 8 आई, और y का मान -2 रखा तो x की वैल्यू 2 आई, तो प्रतिच्छेद बिंदु हो गए। तो इसका मतलब ये वाले जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये 8 4 है और ये वाला बिंदु 2 -2 है। अब आपको छायांकित भाग चाहिए, तो लिमिट अगर हम x की बात कर लें, x अक्ष के लिए, तो लिमिट आपकी +2 से -2 के लिए जाएगी, और परवलय में से हम रेखा घटा देंगे सिंपली, ठीक है। परवलय में से हम सिंपली, ये आपका पूरा छायांकित भाग आपको निकाल के दिखाना है, इतना क्लियर बात हो रही, बहुत ही सिंपल चीज़ है। लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, लिमिट ले रहे हैं 2 से 8 के लिए, x की बात कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं 2 से 8 के लिए, और परवलय में से रेखा हम घटा देंगे क्योंकि ऊपर परवलय और रेखा नीचे, ठीक है, सिंपल। तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित क्षेत्रफल बोल रहे हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल बोल रहे हैं। सो लिमिट जाएगी 0 से 2, लिमिट जाएगी 2 से 8 के लिए, ठीक है। x का मान 2 है और 8 है, ठीक है। तो लिमिट जाएगी 2 से 8 के लिए, और ऊपर परवलय के y में से, परवलय y में से रेखा का y हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। परवलय के y में से रेखा का y सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और dx ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से 2 से 8, अब परवलय कितना था, y² बराबर 2x था, तो y बराबर √2x हो जाएगा। यहाँ पर ले रहे हैं √2x माइनस, और रेखा के y की वैल्यू बात करें तो x - y बराबर 4 था, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, x - 4। तो यहाँ रख रहे हैं x - 4 एंड dx, सिंपल, ठीक है। सो इसको सॉल्व करते हैं और आंसर आ जाएगा सिंपल। सो 2 से 8 √2x माइनस x + 4 एंड dx, और 2 से 8
इसको लिमिट हटाते हैं और यहाँ पर आएगा √2 इंटू ये √x है, ध्यान रखिए, तो ये x की पावर 3/2 माइनस x² प्लस का 4x, और अब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो रहा है कितना, ये हो जाएगा 3/2 का 2/3 हो जाएगा, तो 2√2/3 इंटू 8 की पावर 3/2 माइनस 1/2, ये हो जाएगा 8² प्लस 4 इंटू 8, ये हो गया अपर लिमिट, ठीक है। और माइनस लगा के लोअर लिमिट रखना है, माइनस ये हो रहा है 2√2/3 और लोअर लिमिट 2 की पावर 3/2 माइनस यहाँ पर इस तरीके से ले लिया, माइनस 1/2, ये 2 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू 2, ठीक है। अच्छा जी, सो ये कितना हो रहा है भाई, 2√2/3 इंटू, अच्छा 8 की पावर 3/2, तो समझिए पहले 8 की पावर 3/2 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि पहले पावर ले लो 3 और फिर पावर ले लो 1/2, ठीक है। या फिर एक काम कर लो, हाँ ठीक है, चलो ऐसे ही कर लो, 8 की पावर 3/2 है तो 512 होता है ना। या इसको ऐसे लिख लो कि 64 गुणे 8 और उसकी पावर 1/2, अभी सही है, ठीक है, क्योंकि 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा और 8 है 512 तो होता है, लेकिन 512 को थोड़ी आप फिर अलग से तोड़ रहे, मतलब सिंपल थोड़ा रखते, तो 64 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा, और 8 का वर्गमूल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये मिल रहा है 8 × 2√2 माइनस का 1/2 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64 और 8 चौको 32, ये तो हो गया जब आपने अपर लिमिट रखी उसकी वैल्यू, ठीक है, सिंपल अपर लिमिट की वैल्यू इतनी हो गई। देन माइनस लगा के हम लोअर लिमिट की अगर बात करें, 2 की पावर 3/2, समझ ना, 2 की पावर 3/2, अब इसका मतलब 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/2, तो इसका मतलब 8 की पावर 1/2 है ना, और 8 की पावर 1/2 का मतलब 2√2, तो यहाँ पर 2 की पावर 3/2 हो गया 2√2। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन। सो 2√2 और 2 की पावर 3/2 हो जाएगा 2√2/3 माइनस ये हो जाएगा 1/2, 2 का वर्ग हो रहा है ये 4 प्लस 4 दूनी 8 आ रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमको, और अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ से 8 दूनी 16 और ये 2 32 और ये √2 और √2 मिलके 2 बनाएगा तो 64 निकलने वाला है, बात को समझिएगा, ठीक है। देखो समझो, यहाँ पर ये √2 और √2 मिलके 2 मिल गया, ठीक है। सो ये 2 हो गया, एंड ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, तो ये 64 मिल रहा, ये 64/3 हो गया, माइनस का यहाँ पर हो रहा है 64/2 करके 32 और ये प्लस 32 है, माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे हम। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ देखो, √2 का गुणा करेंगे 2 मिलेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3, माइनस का अंदर गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से जाएगा 4, ये 2 बार में, और ये माइनस आएगा 8, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर सिंपली हमारा 32 से 32 से कैंसिल आउट कर देंगे, और ये हो रहा है 64/3 माइनस 8/3, 8 में से 2 गया तो ये बचा माइनस का 6, और यहाँ पर हम एलसीएम ले रहे हैं 3 का, तो 64 माइनस 8 माइनस 6 18, तो कितना मिल जाएगा हमको, 64 माइनस ये हो जाएगा 26 है ना, 26/3। तो अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये हमको 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया तो ये 8 बच जाएगा, और 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 38/3 वर्ग इकाई। सो ये हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, ठीक है भैया, 38/3 वर्ग इकाई, ये हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर बात है। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो रिवर्स करके फिर से देख लेना कि क्या क्या सब कुछ मैंने आपको बताया है, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो आपसे कह रहा है कि वक्र 9x² प्लस 16y² बराबर 144 144 का रेखा x बराबर 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। 2008 में आया हुआ एक सवाल है, ठीक है। सो ये आपको दिख रहा होगा, एक दीर्घवृत्त के रूप में जाएगा, क्योंकि हम 144 का हम भाग देने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। वृत्त तो है नहीं, ये दीर्घवृत्त के रूप में आएगा। सो 9x² / 144 प्लस 16y² / 144 बराबर 1, ठीक है। सो 9 से ये जाएगा 16 बार में,
एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस 16 से 9 बार में जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 9 बराबर 1। ये क्या है आपका दीर्घवृत्त है, ठीक है, दीर्घवृत्त है, क्लियर बात है। अब चूंकि दीर्घवृत्त है तो इसका लघु अक्ष कितना हो रहा है, जो एक्स पर है वो हो जाएगा आपका -40 से 40, ठीक है। और जो दीर्घ अक्ष और जो लघु अक्ष होगा वो y के हिसाब से 9 दिया है, तो 0, 3 एंड 0, -3, बात समझिएगा मेरी, ठीक है। अगर मैं बिंदुओं की बात कर लूँ तो आपको पता है कि दीर्घ अक्ष पर ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमको -40, ये वाला पॉइंट बन के आएगा 40, यहाँ वाला पॉइंट बन के आएगा ये भाई 0, -3, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 एंड 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीर्घवृत्त आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि रेखा x बराबर 2, तो आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए पड़ते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट के हिसाब से देखो प्रतिच्छेद बिंदु आपको क्या मिल रहे हैं, ये एक यहाँ वाला बिंदु मिल जाए और ये वाला बिंदु मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए x पर जो x अक्ष पर बिंदु चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ x अक्ष पर आपको कौन से बिंदु चाहिए, एक तो ये वाला बिंदु चाहिए और एक ये वाला बिंदु चाहिए। तो यहाँ वाला बिंदु तो आपको मिल रहा है ना, ये वाला बिंदु मिल रहा है 40 के हिसाब से, और यहाँ वाला बिंदु कौन सा होगा भाई, x बराबर 2 थी, देखा x बराबर 2 पर कट रही थी, तो इसका मतलब ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 0। और आपको लघु क्षेत्र निकालना है, यानी आपको ये क्षेत्र निकाल के दिखाना है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, बात समझ गए। तो करेंगे क्या, x अक्ष के ऊपर जो है वो पॉजिटिव दिशा में हम ले लेंगे और 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे कि आप इतना ले रहे हैं, इतना दिखा दीजिए, इतना क्षेत्रफल दिखा देंगे और उसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो ऊपर नीचे का दोनों का एरिया कवर हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट जा रही है हमारी 2 से 4 तक के लिए, सारी बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए, सो अगर मैं यहाँ से y बराबर बात करूँ तो ये निकल के आएगा, देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 और 9 का मल्टीप्लाई होगा और स्क्वायर ले रहा हो, ठीक है, इस तरीके से। सो ये निकल के आएगा 9/16 और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये y की वैल्यू हो रही है 3/4 और √ 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना हमको मिलने वाला है। अब हम रखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल कह दीजिए, ठीक है, अभीष्ट क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणे छायांकित क्षेत्रफल, 2 गुणे छायांकित क्षेत्रफल। बात क्लियर है मेरी, क्या करना है आपको, यहाँ पर 2 गुणे छायांकित क्षेत्रफल, हाँ, छायांकित क्षेत्रफल या छायांकित भाग का रेखांकित भाग का क्षेत्रफल, इस तरीके से आप कह सकते हैं। और देखिए ये बात आपको स्पष्ट है कि लिमिट जाएगी हमारी 2 0 से, ये 4 0 दे रहा, तो लिमिट हो गई 2 से 4 के लिए, और दीर्घवृत्त का y हम रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 और लिमिट जा रही है 2 से 4 के लिए, और y की वैल्यू दीर्घवृत्त का y, ठीक है, दीर्घवृत्त y एंड dx, ठीक है। सो ये कितना हो रहा है 2, लिमिट है 2 से 4 के लिए, दीर्घवृत्त का y हमको कितना दिया 3/4 √ 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये √ 16 माइनस एक्स स्क्वायर किस हिसाब से टूटेगा ये आपको आना चाहिए। पहले 3/4 को हमने बाहर निकाल लिया, 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर, √ 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ये हो रहा है a² माइनस एक्स स्क्वायर करके हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स के लिए फॉर्मूला बनता है भैया, और ये फॉर्मूला बनता है x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a, ठीक है। ये फॉर्मूला बनता है, याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है। निश्चित समाकलन, अगर आपने निश्चित समाकलन के मेरी वीडियो देख रखे हैं कॉन्सेप्ट वाले, तो उसमें फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
इसके अलावा फॉर्मूले को तो आपको अच्छी तरीके से ध्यान होना ही चाहिए। तो 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 बार में ये हो जाएगा 3/2, और यहाँ पर अगर हमने वैल्यू रखी तो ए स्क्वायर का मान है 16 और ए का मान है 4, ठीक है। और x के लिए x/2 √16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह 16 आएगा तो 16/2 एंड साइन इनवर्स x/, ए की जगह 4 आने वाला है और लिमिट जाएगी 2 से 4 के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे सबसे पहले 3/2 और अपर लिमिट 4/2 √16 माइनस 4 का वर्ग 16 प्लस 16 में से 2 गया तो बचेगा 8 साइन इनवर्स 4/4 ये हो गया। देन माइनस लोअर लिमिट रखेंगे सो 2/2 और √16 माइनस 2 का वर्ग होता है 4 प्लस यहाँ पर बचेगा 8 साइन इनवर्स 2/4, ठीक है। ये लोअर लिमिट हो गई। सो यहाँ से 3/2 और ये कितना हो रहा है, देखो ये वाला हिस्सा तो 0 हो जाएगा, 16 माइनस 16 करके है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ समझो, यहाँ पर और कहीं पर कुछ भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, और कहीं पर भी 0 नहीं हो रहा, तो ये तो हो गया 0 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 माइनस का यहाँ पर 1 मिलेगा और √16 में 4 गया तो ये 12 बचा और प्लस में ये 8 साइन इनवर्स 1/2 हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है। सो ये 3/2 और 8, अच्छा साइन इनवर्स 1 की बात करें तो 90 डिग्री यानी कि π/2, सो ये π/2 माइनस का √12 प्लस 8 और साइन इनवर्स 1/2 साइन 30 में मान होता है यानी π/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको π/6 मिल गया, ठीक है। अच्छा माइनस के अंदर गुणा करना था तो यहाँ पर गलती कर रहे हैं, देखो यहाँ माइनस आएगा बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले माइनस का हम अंदर गुणा कर रहे थे, ये ठीक है। सो 3/2 और ये हो जाएगा π/, यहाँ पर हम कर सकते कितना 8π/2 माइनस का 8π/6 माइनस √12। सो यहाँ से हमने ले लिया 3/2 और एलसीएम आएगा 6 का और 2 3 6 8 3 24 पाई माइनस 8π और ये माइनस √12 कितना 4 2√3, ठीक है ना, 2√3 ये हो जाएगा सिंपल। सो अब आगे बात करें तो 3/2 और 24π में से 8π जाएगा तो ये हो जाएगा 16π/6, ठीक है 6 और माइनस का 2/3। तो यहाँ से हमको मिल रहा है 3/2 का अंदर गुणा कर लो, इनटू में 2 से काट लो तो 8π/3 माइनस का 3/2 इंटू का 2√3, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अगर मैं बात करूँ तो 3 से 3 ये कैंसिल कर रहे हैं, 2 से 2 यहाँ कैंसिल कर रहे हैं, 2 से 8 जाएगा 4 बार में, सो ये हो जाएगा 4π माइनस का 3√3 और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा वर्ग इकाई करके, ठीक है। क्लियर बात है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल सिंपल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, सिंपल चीज़ चली है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात बता दूँ इस तरीके से था और यहाँ पर x = 2 और करना क्या था, x = 2 से हमारे पास x = 4 लिमिट जा रही थी और दीर्घवृत्त के y को रख के सॉल्व करना था बस। दूसरी बात √a² - x² ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मेन बात ये, इस फॉर्मूले का बहुत इस्तेमाल हुआ है। इस तरीके के 3 फॉर्मूले हैं, अगर आपने समाकलन देख रखी है तो आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये देखो वक्र y = log x। अब ये सवाल आपने एनसीईआरटी में नहीं लगाया, बिल्कुल भी नहीं लगाया, और 2015 में इस तरीके का एक सवाल आया था, और अगर ये सवाल आ गया तो आपसे नहीं बनेगा जब तक आपने देखा ना हो या और लगाया ना हो, ठीक है। तो करना किस तरीके से समझ लेते हैं। वक्र y = log x, x अक्ष x = 1/2 तथा x = 3/2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जो लॉग का ग्राफ जाता है ना वो कुछ इस तरीके से जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये आप ग्राफ निकालते नहीं रहोगे, आपके पास 3 घंटे हैं, 300 घंटे नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉग का जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा, क्लियर बात है। दूसरा वो कह रहा है कि रेखा x = 1/2 और x = 3/2 यानी आधा और डेढ़ के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हमने बात की, समझना बात को, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, मान लिया ये है आपका 1/2 वाली लाइन, ठीक है, बात को समझिएगा। ये वाली लाइन हो गई 1/2 वाली, ठीक है, और इसी में ये वाली लाइन हो गई 3/2 वाली, ठीक है।
ये वाली लाइन हो गई 3/2 वाली, ये वाली लाइन हो गई हमारी 1/2 वाली। क्लियर बात है इतनी, ठीक है। ये इस तरीके से समझ गए आप, ये डाल दी। तो ये वाली लाइन कौन सी थी, देखिए ये वाली लाइन थी x बराबर 1/2, ये वाली लाइन थी x बराबर 3/2। और आपको जो निकालना है ना ये वाला एकदम ये नन्ना मुन्ना सा एरिया देख रहे हैं ना एकदम, मैंने थोड़ा सा ये एरिया बड़ा बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज़ है कि दोनों ये एरिया सिमिलर दिखने चाहिए, ठीक है। ये एरिया और ये एरिया दोनों ही सिमिलर दिखने चाहिए। बहुत नन्हे मुन्ने से एरिया आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, लिमिट की बात कर लेते भैया। तो देखो लिमिट कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये, तो यहाँ पर x का मान है 1/2 और इस जगह पर x का मान है 3/2, ठीक है। 1/2 3/2 और इसका जो बिल्कुल इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट आप देख पाएंगे, तो ये वाला पॉइंट कहलाएगा भाई 1/0 वाला हिस्सा। कौन सा हिस्सा, ये 1/0, ठीक है। तो अब आपको लिमिट क्लियर हो रही, लिमिट कहां से कहां तक जाएगी देख पाएंगे। लिमिट जाएगी 1/2 से 1 के लिए और फिर 1 से 3/2 के लिए। बात समझ पा रहे हैं मेरी, ठीक है। पहला बिंदु आपको दिख रहा है कि नहीं, देखो ये पहला वाला बिंदु ये 1/2 के लिए जाएगा, फिर ये वाला बिंदु ये 1 के लिए और फिर ये वाला बिंदु ये 3/2 के लिए। तो लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, लिमिट दो तरीके से टूट रही है। एक आपका 1/2 से 1 के लिए और फिर टूटेगी 1 से 3/2 के लिए। 1/2 से 1 के लिए जो ग्राफ जा रहा है वो नीचे जा रहा है। 1/2 से 1 के लिए जो पहला वाला छोटा सा नन्ना मिन्नू सा ग्राफ है ये कहाँ जा रहा है, ये आपका छायांकित भाग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए आएगा माइनस लॉग, लॉग किस में आएगा, माइनस में, और ऊपर वाले के लिए पॉजिटिव में। तो बस इतना इस तरीके से दिखाना है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। थोड़ा सा चूंकि ग्राफ इसी तरीके से आएगा तो छोटा छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं अभीष्ट छायांकित भाग, अभीष्ट छायांकित भाग, ठीक है। सो अभीष्ट छायांकित भाग कितना होने वाला है, लिमिट जाएगी 1/2 से 1 के लिए माइनस लॉग एक्स में dx प्लस 1 से 3/2 लॉग एक्स एंड dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि log x को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, log x को, ताकि क्योंकि दो जगह दिख रहा है आपको log x, तो log x को सॉल्व करने से ये फायदा होगा कि दोनों जगह हम उठा के डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x एंड dx कितना निकल के आएगा, ये होता है भाई 1 × log x, या फिर हम कहेंगे log x × 1, ठीक है, log x × 1 एंड dx। और इसको हम खंडता समाकलन से फर्स्ट सेकंड से लगा रहे हैं और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको फर्स्ट सेकंड रूल इंटीग्रेशन वाला आना चाहिए। पहले वाले को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले का समाकलन करते हैं, माइनस पहले वाले का अवकलन, दूसरे वाले का समाकलन और टोटल का समाकलन एंड dx, कुछ इस तरीके से रहता है। सो log x को बाहर रखेंगे, 1 का करेंगे तो x मिल जाएगा, माइनस log x का हो जाएगा, इंटीग्रेशन ले तो log x का अवकलन 1/x और 1 का समाकलन x एंड dx, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली ये 1 से x कटेगा तो 1 बचेगा और 1 का समाकलन x हो जाएगा। तो ये आएगा x log x माइनस x, ठीक है। तो log x का समाकलन इतना निकल के आएगा, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं, ठीक है। लिमिट है हमारे पास 1/2 से 1 के लिए, तो यहाँ पर x log x माइनस x, और इसमें हम माइनस को बाहर लेने वाले थे, इस तरीके से लीजिए, माइनस x log x माइनस x और लिमिट है 1/2 से 1 के लिए, देन प्लस ऐड कर रहे थे, ठीक है, प्लस x इंटीग्रेशन थोड़ी, प्लस इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिला x log x माइनस x, ठीक है। और इसके लिए लिमिट जा रही थी 1 से 3/2 के लिए, 1 से 3/2 के लिए, सिंपल। तो माइनस हमने बाहर निकाला, अपर लिमिट रखेंगे, सो 1 log 1 माइनस 1 और माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे, सो 1/2 log 1/2 माइनस का 1/2,
ठीक है, ये हो गया सिस्टम। प्लस अपर लिमिट रखेंगे सो 3/2 लॉग 3/2 माइनस का 3/2 और माइनस लगा के लोअर लिमिट रखेंगे सो 1 log 1 माइनस 1। अच्छा, log 1 की वैल्यू तो होती है 0, log 1 की वैल्यू 0 तो ये वाला पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें कितना मिला, माइनस बाहर लगा, ये माइनस का 1 मिला माइनस, और यहाँ पर हम कितना कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ तो इसको माइनस के अंदर गुणा कर लो तो 1/2 log 1/2 और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस में, और ये आगे निकल के आएगा, ये प्लस है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं 3/2 log 3/2 माइनस का 3/2 और ये माइनस 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 कर देगा प्लस और प्लस का 1, ठीक है। इस माइनस का हम अंदर गुणा कर रहे हैं तो 1 + 1/2 log 1/2, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होना था सो यहाँ पर 1/2 था, तो माइनस का गुणा कर रहे हैं तो माइनस का 1/2 प्लस का 3/2 log 3/2 माइनस का 3/2 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये समझो कि 1.5 और आधा मिलके 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1.5 और आधा मिलके 2 हो जाएगा, और यहाँ देखो 1 और 1 ये भी 2 हो रहा है एक्चुअली में, तो बेसिकली क्या हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आई ना, तो मैं डायरेक्ट काट दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो माइनस आधा और माइनस का 1.5, माइनस आधा और माइनस का 1.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। माइनस आधा और माइनस का 1.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ आप देख रहे हैं 1 और 1 ये 2, ये भी 2 हो रहा है, तो सिंपली आपका जो अंक हैं ये आपस में कट गए, तो बचा सिस्टम क्या, लॉग वाला सिस्टम बच गया हमारे पास। तो लॉग वाला सिस्टम हम पकड़ लेते हैं, 1/2 log 1/2 प्लस का 3/2 log 3/2, ये सो 1/2 हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर हो गया log 1/2 प्लस 3 log 3/2, तो जो आगे ये वाला 3 है ये घात के रूप में चला जाएगा तो 27/8 कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 1/2 log 1/2 प्लस log कितना 27/8 करके ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि प्लस है log a प्लस log b इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/2 एंड log 1/2 इंटू 27/8 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ से हमको ये मिल रहा है 1/2 log 27/16, ठीक है। अब ये 1/2 घात के रूप में हम ले लेंगे तो वर्गमूल के रूप में जाएगा, सो log 27 का वर्गमूल कितना होगा 3√3 और 16 का वर्गमूल होगा 4, log 3√3/4 वर्ग इकाई हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या बढ़िया सवाल था, और मैं ये गारंटी कहता हूँ अगर ये सवाल आ गया, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा यही सवाल, लेकिन अगर आ गया तो अब आपसे अच्छे से बन जाएगा, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये आपसे कह रहा है कि वक्रों y² - x - 1 बराबर 0 तथा y² + x - 1 बराबर 0 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2010 और 18 में आया हुआ सवाल है। गौर करने वाली बात है, ये आपका जो वक्र दिया है ये बन क्या रहा है, तो देखो करना ये है कि -x और -1 को यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे, और ये +x और -1 को यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, तो इससे हमको परवलय मिल जाएंगे, 2 परवलय, ठीक है। तो यहाँ पर वही मैंने लिया कि वक्रों ये y² - x और -1, यहाँ पर वक्रों की जगह एक काम कर सकते हो, यहाँ वक्र कर लो, ठीक है, वक्र अभी सही रहेगा। तो ये एक वक्र हो गया y² - x - 1 बराबर 0, तो x और 1 को हमने ट्रांसफ़र कर लिया दूसरी तरफ, तो ये हो गया y² बराबर x + 1। अब अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इस बात को, कि अगर हमने यहाँ पर y की वैल्यू 0 रख दी, किसकी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ से आपको x का मान कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा भाई शीर्ष, क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको शीर्ष मिल जाएगा। बात को समझिएगा, यहाँ से हमको क्या मिल गया, ये शीर्ष मिल गया, एक परवलय है जिसका शीर्ष -1 0 है। y का मान यदि आपने 0 रखा तो x का मान -1 मिलेगा, तो ये शीर्ष कहलाएगा, और ये जो वाला परवलय होगा ये वाला परवलय कहलाएगा, ये वाला परवलय। बात क्लियर है, -1 0 के लिए ये वाला परवलय बन जाएगा, और ये वाला बिंदु हो गया -1 0। सेम चीज़ हम इसमें दूसरे वाले में परवलय में करेंगे, और वक्र y² + x - 1 बराबर 0, x और -1 को ट्रांसफर कर लिए तो y² बराबर 1 - x मिलेगा।
अब यदि हमने यहाँ पर y का मान 0 रखा तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल। तो इस हिसाब से जो शीर्ष हो जाएगा, शीर्ष क्या हो जाएगा, शीर्ष 1 0 हो जाएगा। एक परवलय है जिसका शीर्ष 1 0 है, तो यहाँ पर हमने ये शीर्ष ले लिया 1 0, ठीक है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और ले लेते हैं, जैसे ये x डैश y एंड y डैश, और ये हमने ले लिया O बिंदु। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों परवलयों से घिरे छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेसिकली आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है भैया ये वाला जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है ना, ये पूरा ऊपर से नीचे तक, ये ज्ञात करके आप हमें बता दीजिए। तो अब हम ज्ञात कैसे करते हैं, पूरे क्षेत्रफल को नहीं निकालते, मतलब निकालते कितने क्षेत्रफल को हैं, ऊपर वाले क्षेत्रफल को निकाल लेंगे और 2 का गुणा कर देंगे बेसिकली। तो यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, ये वाला क्षेत्रफल ले रहे हैं। अब इस वाले क्षेत्रफल की अगर मैं बात कर लूँ, और यहाँ पर हम ये वाला बिंदु कितना है, ये वाला बिंदु 0 0 है। तो ये जो देखो अभी मैंने जो रेखांकित भाग किया इस वाले क्षेत्र के लिए लिमिट जाएगी -1 से 0, है ना, ये -1 से 0। और परवलय कौन सा है, ये परवलय पहला वाला, ये वाला, ठीक है। बात क्लियर है, बात इतनी भाई क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरे वाले के लिए अगर मैं बात करूं, तो दूसरे वाले के लिए गौर कीजिएगा, दूसरा वाला जो मैं रेखांकित छेद करने वाला हूं, ये वाला क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके लिए लिमिट जाएगी 0 से 1, और इसके लिए परवलय ये कौन सा बन रहा है, ये परवलय दूसरा वाला परवलय निकल के आ रहा है, ये वाला परवलय, ठीक है ना। बात क्लियर है इतनी, ये दूसरा परवलय आपको निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर लिमिट जा रही है 0 से 1। सवाल बहुत सिंपल हो गया, ठीक है। और दोनों ऐड हो जाएंगे और दोनों में 2 का गुणा करना है, क्योंकि हमको ये वाला एरिया भी ज्ञात करना है, ये वाला एरिया भी चाहिए। तो ये वाला एरिया कैसे होगा, इसी के सिमिलर होगा, तो हम 2 का गुणा करते जाएंगे तो हमको एरिया निकल आएगा। क्लियर बात है। चलिए देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अभीष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल कितना हो रहा है, 2 गुणे छायांकित भाग, और हमारा जो छायांकित भाग हो रहा है पहला वाला हो रहा है -1 से 0, परवलय 1 का y इंटू dx, और प्लस 0 से 1 परवलय 2 के लिए y इंटू dx। ये कर रहे हैं सिंपली हम, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू की बात कर लूँ तो ये हो गया 2, और लिमिट है -1 से 0। पहले वाले परवलय के लिए अगर मैंने y की वैल्यू निकाली, यहाँ पर कितना y की वैल्यू मिल रहा है, √x+1, ठीक है। ये हो रहा है √x+1 इंटू dx, प्लस दूसरा है 0 से 1, और दूसरे वाले परवलय के लिए हो रहा है यहाँ पर देख लो, बात कर ले, यहाँ पर √1 - x, सिंपल, ठीक है, √1 - x एंड dx। तो देखो अब √x+1 अगर प्लस के x के साथ कुछ ऐड है तो उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सीधे सीधे हम जैसे x को सॉल्व करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x जिस तरीके से सॉल्व होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी इस चीज़ को हम सॉल्व करने वाले हैं। 2, और ये हो जाएगा x+1 की पावर 3/2। चूंकि पावर 1/2 है तो 1/2 में हम 1 जोड़ेंगे, तो आधे में 1 जोड़ते हैं तो 1.5 आता है, यानी कि 3/2 अपॉन में जाएगा 3/2। और यहाँ पर मैं लिमिट की अगर बात कर लेता हूँ तो लिमिट यहाँ पर कितनी है, -1 से 0, प्लस यहाँ पर भी सेम 1 अच्छा यहाँ पर देखो x के साथ माइनस है भैया मेरे, याद रखिएगा x के साथ माइनस है तो ये माइनस अपॉन में जाएगा, गलती मत कर दीजिएगा। पावर तो रहेगी 3/2, लेकिन अपॉन में ये माइनस का 3/2 इस तरीके से रहेगा, और लिमिट जो रहेगी वो 0 से 1 के लिए इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सो ये बाहर 2 चल रहा था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हमने 2/3 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर हमने ले लिया, पहले अपर लिमिट रख लो, सो 0 + 1 की पावर 3/2, देन माइनस, और लोअर लिमिट रखा -1 + 1 की पावर 3/2, एंड प्लस। अब यहाँ पर माइनस का 2/3 बाहर आएगा, माइनस का 2/3 हमने बाहर लिया, और यहाँ पर हमने अपर लिमिट रखी 1, सो ये 1 - 1 की पावर 3/2, और प्लस लोअर जो लिमिट रखेंगे वो लोअर लिमिट के लिए माइनस लगा के लोअर लिमिट रखना है, 1 - 0 की पावर 3/2, ये हमको मिल जाएगा, ठीक है।
सो ये 2 हो गया। यहाँ पर हम ले रहे हैं 2/3 और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कितना मिल रहा है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 मिलेगा तो 1 मिल गया माइनस, अब यहाँ पर गौर करो -1 और 1 ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1 - 1 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 0, ये इतना सिस्टम मिल गया प्लस, और अगर मैं बात करता हूँ तो ये इतना सिस्टम हो गया और यहाँ पर माइनस का 2/3 है और यहाँ पर हमको कितना मिल रहा है, ये 0 हो रहा है, -1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी होने से 1 ही निकल के आएगा। ठीक है, अब समझिए ये वाला माइनस और इस वाले माइनस का माइनस माइनस भाई हम प्लस कर लेंगे सिंपल, और ये 2 चल रहा तो यहाँ से हमको मिला 2/3 और यहाँ से भी हमको मिला 2/3, तो ये सिंपली 4/3 हो जाएगा, तो 2 × 4/3, सो फाइनल हमारा 8/3 वर्ग इकाई आंसर आ गया। सिंपल भैया, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। अगर आपने, मैं कहूँ चैप्टर नंबर 8 अच्छे से मेरा पढ़ रखा है, मैंने जो आपको चैप्टर नंबर 8 में बताया, तो चैप्टर नंबर 8 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपके 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, 5 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है, 2 नंबर का भी सवाल पूछा जा सकता है, लेकिन 5 नंबर के सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, हैवी चांसेस रहते हैं। वो 8 नंबर में रेयरली पूछा जा सकता है, 2 नंबर में भी रेयरली, 2 नंबर में पूछेगा तो वो सिंपल सा एक सवाल पूछ देगा। ठीक है, तो सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। ये 5 सवाल जो थे एनसीईआरटी से बाहर के थे, मतलब एनसीईआरटी का इनका कोई संबंध ही नहीं था, तो ये आपके एनसीईआरटी से बाहर के 5 सवाल हो गए। बाकी के हम एनसीईआरटी और उससे सिमिलर सवाल देखने वाले हैं अब आगे, है ना। अब यहाँ पर हमने 5 क्वेश्चन ऐसे ले लिए थे जो आपके एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, और यहाँ पर हम 37 क्वेश्चन, मैंने यहाँ पर टोटल आपके 42 क्वेश्चन लिए, जिसमें आपके 5 सवाल हो गए जो एनसीईआरटी से बिल्कुल अलग थे, और इसके बाद ये 37 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो या तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से हैं या फिर एनसीईआरटी के सवालों के सिमिलर हैं। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे लिए हैं जो एनसीईआरटी के एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के समान हैं और उसको आपको देखना है, उसको लगाना है। ठीक है, और जो भी सिमिलर सवाल होगा उसको आपको हर हाल में हल कर लेना और उसका आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आप आंसर कमेंट्स करते हैं तो फिर मैं आपके आंसर पर रिस्पॉन्स जरूर करूंगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 का क्षेत्रफल समाकलन विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये दीर्घवृत्त के बारे में कह रहा है, 2013, 14, 16, 17 में आया हुआ सवाल है। कहाँ मिल जाएगा, ये आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 379 का एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है। क्लियर बात है, उदाहरण 2 दिया है, वहां पर ही मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि वक्र y बराबर x² एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया सवाल है। ये आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 380 का उदाहरण नंबर 3 दिया हुआ, उदाहरण नंबर 3 दिया है, वहां पर आपको ये सवाल मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² बराबर 32, रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको 2019 और 2020 का सेट नंबर XD में पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 381 में उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 4 दिया है वो बिल्कुल सेम है। अब इसी के सिमिलर ये वाला सवाल दिया है, सिमिलर टू एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, ये वाला जो सवाल है बिल्कुल आपका एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह, एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह दिया हुआ है। सवाल आपसे कह रहा है कि वृत्त x² प्लस y² बराबर 4। गौर करें क्या सिमिलरिटी है, तो यहाँ पर वृत्त में x² प्लस y² बराबर 4 दिया और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर x² प्लस y² बराबर 32 दिया है। तो ये आपका सिमिलरिटी है कि प्रथम चतुर्थांश में स्थित भाग और सरल रेखा y बराबर x तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आपको करना है। और 2020 का सेट नंबर XA में पूछा गया सवाल है और ये जैसे मैंने आपसे कहा बिल्कुल ही उदाहरण नंबर 4 की तरह है और इसको आपको लगाना है, सॉल्व करना है और जो आंसर आ रहा होगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना है। आगे बात कर लेते हैं और अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर 1 एवं कोटियों x बराबर 0 और x बराबर ae से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपसे कह रहा है। ठीक है, 2018 में पूछा गया सवाल है। कहाँ मिल जाएगा, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 382 में एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। उदाहरण 5 का ये सवाल है, देखना है और आपको लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
अगला सवाल आपसे कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 383 पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है ये सवाल। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आपसे कह रहा है सवाल कि परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4y एवं सरल रेखा x बराबर 4y माइनस 2 के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी बार आ रहा है सवाल, 2007, 12, 14, 15, 16, 2020 का सेट नंबर YZ, और ये आपको दिया है एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 383 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, कई बार आया हुआ है, इसको लगा लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि परवलय y स्क्वायर बराबर 4x एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा गया सवाल है, ये आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 381 पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 आपको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आपके बहुविकल्पी सवाल हैं। तो मैंने आपसे कह रखा है कि बहुविकल्पी सवालों को हर हाल में लगाना है, और याद रखिएगा कि चैप्टर नंबर 8 से आपका बहुविकल्पी सवाल के अंतर्गत भी सवाल पूछा जा सकता है 1 नंबर में। ठीक है, बहुविकल्पी भी सवाल आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 383 पर क्या दिया है, प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 बहुविकल्पी सवाल दिया हुआ है, तो इसको आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए, तो प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि वक्र y स्क्वायर बराबर 4x, y अक्ष एवं y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 381 पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर हमको 13 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्रश्नावली 8.1 प्रश्नावली 8.1 के हमने क्वेश्चन लगा लिए। तो प्रश्नावली 8.1 के अंतर्गत आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 8.1 के अंतर्गत हम लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल की बात की, क्वेश्चन नंबर 2, 10, 11, 12, 13 की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है इस प्रकार से कि दो परवलयों y स्क्वायर बराबर x तथा x स्क्वायर बराबर y से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपसे आया था 2019 में 2019 का में आया था सवाल, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 384 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है। अब ये सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से लगा लेना है, क्योंकि इससे समानता, इसके सिमिलर, इसके जैसे दिखने वाले 4 सवाल मैंने लिए हैं, और इन चारों सवालों को ये सवाल लगाने के बाद, ठीक है, कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 लगाने के बाद इस तरीके से मैंने 4 सवाल ले लिए हैं। तो देखो, ये अगला सवाल कह रहा है कि परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया, और ये उदाहरण नंबर 6 के समान है। इसको लगाना है, और लगाने के बाद जो आंसर आ रहा है वो कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, अगला सवाल ये भी उदाहरण 6 की तरह है कि दो परवलयों y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4ay से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी बार आया है, 2016, 18, 19, 2020 का सेट नंबर XB, और ये सिमिलर बिल्कुल उदाहरण नंबर 6 की तरह है। इसको आपको लगाना है उदाहरण नंबर 6 की तरह, और आंसर जो है वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे बताना है। क्लियर बात है। तो ये 2 सिमिलर सवाल हो गए, ये एक ये सिमिलर सवाल हो गया। ठीक है, एक सिमिलर सवाल ये हो गया, एक सिमिलर सवाल ये हो गया, एक ये सिमिलर सवाल है, और हमारे पास एक ये सिमिलर सवाल है उदाहरण नंबर 6 की तरह। ठीक है, तो अगला सवाल देखें, ये उदाहरण नंबर 6 की तरह है। कह रहा है परवलयों y स्क्वायर बराबर 4x तथा x स्क्वायर बराबर 4y से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2015, 17, 18 में पूछा गया सवाल है, उदाहरण नंबर 6 की तरह ये भी सवाल है, और आपको उदाहरण नंबर 6 की तरह देखते हुए इसको लगाना है और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके उत्तर बताना है। ठीक है, अगला सवाल भी हमारा जो उदाहरण नंबर 6 की तरह है। कह रहा परवलयों y स्क्वायर बराबर 6x और x स्क्वायर बराबर 6y से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया सवाल है, उदाहरण नंबर 6 की तरह आपसे ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 उदाहरण नंबर 6 की तरह तो करना है। इसको करके ये 4 सवाल, देखिए मैंने ये 4 सवाल आपको दिए हैं
क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 के अंतर्गत ये 4 सवाल मैंने दिए हैं, जो कि उदाहरण नंबर 6 की तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। इन सवालों को जरूर से जरूर लगाइए। आप देख रहे हैं कि पिछले साल बोर्ड पेपर में आए हुए सवाल है। हर एक सवाल लगाना है आपको और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ये बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। और ये आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष के ऊपर तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x एवं परवलयों वाई स्क्वायर बराबर 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 385 पर एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण जो 7 दिया है उसको बढ़िया तरीके से लगाना है और देखना है, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 लगाना है आपको। इसके बाद ये सवाल बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर सिमिलर टू एग्जाम्पल 7 की है, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, इसी प्रकार से करना है। देख लीजिए, एक्स अक्ष के ऊपर परवलय वाई स्क्वायर बराबर ax। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आपसे यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर ax था। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर 4x, यहाँ पर वाई स्क्वायर बराबर ax, ठीक है। और यहाँ पर वृत्त ये दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0। और देखो यहाँ पर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है कि एक्स अक्ष के ऊपर परवलय वाई स्क्वायर बराबर ax तथा वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर 0 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि ये आपका सिमिलर टू, जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल उदाहरण नंबर 7 की तरह सिमिलर टू उदाहरण 7 है। करिए सवाल को अभी के अभी, वीडियो को पॉज करना है। जो भी सिमिलर सवाल मैंने दिए हैं उनको आपको लगाना है। वीडियो पॉज कीजिए और अभी इसको लगा के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सवाल दे रहा है कि समाकलन विधि द्वारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसके शीर्ष A बराबर 10, B बराबर 22 तथा C बराबर 31 है। 2005 में पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 387 में एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 दिया है, बन जाएगा। अच्छा, समाकलन विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पर आधारित 2-3 सवाल एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, आपने देखे होंगे। प्रश्नावली 8.2 में इससे रिलेटेड 1-2 सवाल और दिए हैं। विविध में भी इस तरीके के सवाल दिए हैं एंड में, ठीक है। तो ये आपके समाकलन विधि द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के सवाल बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि दो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 387 पर एग्जाम्पल नंबर 10 जो आपको दे रहा है, ये आपको करना है। कौन सा? उदाहरण नंबर 10 के दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। तो ये आपसे कह रहा है कि परवलय वाई एक्स स्क्वायर बराबर 4y और वृत्त 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2020 का सेट नंबर YY में पूछा गया सवाल है। लेटेस्ट आपका चूंकि 2021 में कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुई, तो 2020 आपका लेटेस्ट ही कहलाएगा, है ना। तो 2020 का सेट नंबर YY में पूछा गया है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 389 पर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको करना है आपको। चलिए, और ये आपको दिया है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा एक्स प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 389 पर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखना है। देन अगला सवाल आपसे कह रहा है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा सरल रेखा y बराबर 2x द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2018 में पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 389 पर प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर ये आपको 7 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब ये सवाल बिल्कुल आपका जैसे लगाया है आपने प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7, उसी के सिमिलर ये सवाल आपको दे दिया है कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिया था वाई स्क्वायर बराबर 4x, यहाँ पर दे दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और यहाँ पर दे दी सरल रेखा वाई बराबर 2ax और यहाँ पर वाई बराबर 2x, बिल्कुल सेम सवाल, ठीक है। और सरल रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2018 में ये पूछा गया सवाल है। और प्रश्नावली 8.2, प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 के सिमिलर क्वेश्चन नंबर जो 7 दिए, उसी के आधार पे आपको ये सवाल लगाना है। सवाल जरूर से जरूर लगाइए और इसका आंसर जो है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपको दिया है कुछ इस प्रकार से कि परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax और इसकी नाभि लंब जीवा से घिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2010, 12, 16, 17, 19 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल के आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं, बहुत ही
प्रोबेबिलिटी हाई है कि ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 389 पर एग्जाम्पल नंबर आपका ये उदाहरण नंबर 11 दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 11 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस सवाल को आपको देख लेना बढ़िया। और ये वाला सवाल अगर आपको याद होगा तो जो यूपी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट यूपीएमएसपी पर पेपर अपलोड किया, आपका जो मॉडल पेपर यानी प्रतिदर्श प्रश्न पत्र आपको अपलोड किया है, वो आप उस में आपको ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको वहाँ पर भी लगवाया है, तो ये सवाल आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आपसे कह रहा है कि रेखा y बराबर 3x+2 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -1 एवं x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 से पूछा गया ये सवाल है। अब ये सवाल आपको एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 390 पर एग्जाम्पल नंबर 12 जो दिया है वहाँ पर मिल जाएगा, उदाहरण नंबर 12 इसको करना है। देन अब ये देखिए, ये आपसे कह रहा है कि वक्र y बराबर cos x तथा x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2015 और 19 में पूछा गया सवाल है। इसी सवाल को घुमाकर इस तरीके से भी पूछा गया है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य y बराबर cos x से घिरा हुआ है। ये आपको लेटेस्ट 2020 में सेट नंबर XC में पूछा गया है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 391 और उदाहरण नंबर 13 आपको देख लेना है, ठीक है। बिल्कुल भैया, ये सवाल आपका उदाहरण नंबर 13 है, तो इसको आपको देख लेना है, ठीक है। और याद होगा विविध प्रश्नावली में भी इसी तरीके का एक सवाल दिया है साइन के ऊपर, साइन एक्स के लिए, तो उसी से मिलता जुलता आपका ये सवाल है, ये आपको लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये दे दिया है 32 के अंतर्गत 0 से पाई के बीच वक्र y बराबर साइन x का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये सिमिलर है विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 5 के। सिमिलर कैसे कि विविध प्रश्नावली में यहाँ पर पाई की जगह दिया है 2 पाई और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में है पाई। तो बिल्कुल इस सवाल को लगाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे इसका आंसर जरूर से जरूर बताइए। क्लियर है भैया? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, जरा ध्यान दें कि सिद्ध कीजिए कि वक्र y² बराबर 4x तथा x² बराबर 4y रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 4 एवं y बराबर 0 से घिरे हुए वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 2019 में पूछा गया सवाल है। बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं इस सवाल के आने के, इस बात को ध्यान रखिए, बहुत ही हाई चांसेस। तो इस सवाल को बढ़िया तरीके से लगाना है आपको। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 391 का उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर जो है वो 14 आपको जो दिया हुआ है, इस आधार पे आपको करना है इस सवाल को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लीजिए। तो अगला सवाल हमको कुछ इस प्रकार से दिया है कि प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त 9x² + y² बराबर 16 का एक भाग है जिसमें OA बराबर 2 इकाई तथा OB बराबर 6 इकाई है। लघु चाप AB एवं जीवा AB के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें आपको बेसिकली फिगर यानी कि डायग्राम दिया हुआ था। अगर आपको डायग्राम ना भी आए तो भी आप आसानी से सवाल बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 388 पर उदाहरण नंबर 8 एग्जाम्पल 8 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपको ये सिमिलर है और लगाना है आपको। सरल रेखा x बराबर 1/2a या a/2 कह दो या 1/2 × a कह दो द्वारा विभाजित वक्र x² + y² बराबर a² के भागों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2015 में पूछा गया सवाल है। सिमिलर टू एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है बिल्कुल सेम टू सेम है। अब सेम कैसे कि यहाँ पर 1/2 दिया है और आपको प्रश्नावली में 1/√2 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको उस आधार पे आपको देखना है और उस आधार पे आपको इस सवाल को हर हाल में लगा लेना है। भाई इस सवाल को आप जरूर से जरूर लगाइए और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका आंसर हर हाल में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ देख लेते हैं। ये सवाल आपको दिया है कि वक्रों y बराबर x एवं y बराबर x² के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में पूछा गया सवाल है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 392 में विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसको आपको देखना है। आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 37 के अंतर्गत सवाल है कि परवलय y² बराबर 4ax और सरल रेखा y बराबर mx द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी दफा सवाल पूछा गया, 2013, 14, 15, 17, बहुत ही हाई चांसेस है इस सवाल के भी आने के। इसको अच्छे से देखिएगा। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें तो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय x² बराबर 4/3y और रेखा 3x - 2y + 12 बराबर 0 के बीच में
परिबद्ध है। 2019 में पूछा गया सवाल, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। चलिए ये देखना सवाल आपको। आगे बात करें तो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 एवं रेखा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 से घिरे लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है ये सवाल आपको। अगला सवाल है कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 2 तथा एक्स अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2016 और 17 में पूछा गया सवाल है, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर ये आपसे 10 है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है कि क्षेत्र एक्स वाई सच दैट वाई स्क्वायर लेस देन 4x एंड 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9, ये आपको दे रहा है का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इस सवाल को बढ़िया तरीके से देख लीजिएगा। एक चीज और मैं आपको याद दिला दूं कि इसी तरीके का आपको सिमिलर सवाल एक विविध उदाहरण में, आई थिंक उदाहरण नंबर 15 है, उदाहरण नंबर 15 इसी प्रकार का आपको सेट बना के जो है समुच्चय के रूप में दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 15। तो उसको देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये आपका सवाल विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। इसको देखना है। चलिए तो ये आपका अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 8 के अंतर्गत लास्ट सवाल है और इसको हम देख लेते हैं कि वक्र y बराबर एक्स क्यूब, एक्स अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 16 है, तो इसको हमको देखना है। इस हिसाब से टोटल मैंने आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल 42 लिए हैं। 42 के अंतर्गत 37 सवाल ऐसे हैं जो NCERT से हैं या फिर NCERT के सिमिलर सवाल हैं, और जो भी NCERT के सिमिलर सवाल दिया हुआ है उसको आपको सॉल्व करके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आंसर जरूर से जरूर इसका बताना है, ठीक है। 37 और इसके अलावा शुरुआत में मैंने 5 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो NCERT से बिल्कुल अलग थे और जो बोर्ड पेपर में आए हुए थे। एक सवाल लॉग वाला बहुत अच्छी तरीके से करके जाइएगा। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए चैप्टर नंबर 8। 100 आउट ऑफ 100 के लिए आखिर आप क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 आ सकें कक्षा 12 गणित के अंतर्गत। तो मेरी थ्योरी के हिसाब से आपको ये चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर आप NCERT बुक से पढ़ रहे हैं तो NCERT बुक के अंतर्गत रिवीजन करने के लिए, देखिए रिवीजन का वक्त है ये, रिवीजन के लिए आपको मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिए। तो उस वीडियो के आधार पे आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा वहाँ से NCERT बुक से, अगर आप NCERT बुक से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप किसी रेफरेंस बुक का, किसी प्राइवेट बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी प्रकाशन का, अलग प्रकाशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर NCERT बुक का तैयारी कर रहे हैं तो फिर मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए टिक लगवा दिया है ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर सकें। तो वहाँ से वो देखिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है, अब क्वेश्चन बैंक क्या होता है, तो क्वेश्चन बैंक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बुक होती है, ठीक है। इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हमारे पास बुक होती है इसे यूपी बोर्ड में क्वेश्चन बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे राजस्थान में इसे आइडिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग बोर्ड में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आप उसको जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप अनसॉल्व्ड लगाएं, ठीक है। अनसॉल्व्ड लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि लास्ट ईयर के पेपर, ठीक है। अनसॉल्व्ड आप हर हाल में लगाएं। अगर आपके पास समय कम है तो कम से कम अभी अगर जितना भी आपका समय है तो एक पेपर तो आपको लगा के जाना ही है, ताकि आपको पता चले कि जो आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा समय है तो कम से कम 3 से 5 पेपर आप जरूर सॉल्व करके जाएं। और जितने ज़्यादा आप पेपर सॉल्व करेंगे उससे उतना ही आपको एक्सपीरियंस होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है। तो इतना आप कर लेते हैं और अगर थोड़ी सी आपको किस्मत अच्छी रही और पेपर आपका बहुत बढ़िया आ गया, ज़्यादा कठिन नहीं आया पेपर, क्योंकि कभी कभी पेपर बहुत कठिन दे दिया जाता है। अगर पेपर सिर्फ मॉडरेट आया या थोड़ा सा स्लाइटली सिंपल आ गया तो आपको 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा ये तो कोई किस्मत की बात, अगर थोड़ा सा सिंपल पेपर हो गया, लेकिन अगर आपने जी तोड़ मेहनत करी है, झोला छाप बोरा फाड़ के
मेहनत करिए तो फिर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये सारी मेरी एक थ्योरी है जहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी बुक में मेरे द्वारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगाए हैं वो अच्छे से तैयार कर लें। इसके अलावा आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं और आप अनसॉल्व्ड देख सकते हैं। अनसॉल्व्ड आप जरूर देखा करें लास्ट ईयर के पेपर, और वहाँ से आप तैयारी जरूर करें। खास बात जरूरी ये है कि आपने अपना सिलेबस किस तरीके से तैयार किया है, इस बात को जरूर ध्यान रखें कि सिलेबस आपको आपके बोर्ड के अनुरूप, जो आपके बोर्ड ने कम या ज़्यादा जो भी किया है उस अनुरूप आपने अच्छी तरीके से तैयारी की हो और आपके दिमाग में आपका सिलेबस जरूर हो। तो इस प्रकार से यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिए ताकि जो भी नया वीडियो आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी वीडियो लेक्चर के साथ, अपनी क्लास के साथ अपडेटेड बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं एक्सपी क्लासेस, वहाँ से भी आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, नोट सॉल्यूशन और एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो भी कुछ आपका डाउट हो आप अपने डाउट को उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें। फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो उनको आप फॉलो जरूर कर सकते हैं। वहाँ पर हमें मिलेंगे अगली वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।